हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस और टैग लाइन इज बिलीव टू अचीव। और आज जो है क्लास 11 के फिजिक्स का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो एट द, जी का वैल्यू जो है वो जीरो बन जाता है कहाँ पर। अब थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे कि जी का वैल्यू जो है वो कहाँ पे जीरो बन जाता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज जी। जी एक्चुअली होता क्या है। आपने स्मॉल ए तो समझा ही होगा। स्मॉल ए जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। और जी जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है और कोई बॉडी जो है अर्थ के सरफेस की तरफ मूव कर रही है ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ जो ग्रेविटी लगा रहा है उस ग्रेविटी के चलते जो है ये इसकी तरफ मूव कर रही है। अब क्या होगा ये चीज़ कि जब ये बॉडी इसकी तरफ मूव करेगी तो इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अब जानते हो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस टर्म को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहाँ पे इन केस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम ए ना यूज़ करके स्मॉल जी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आपसे ये सिंपल सा सवाल आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है स्मॉल जी का वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ मतलब कि अर्थ पे जी का वैल्यू इतना होता है। अर्थ किसी भी बॉडी पे अप्रोक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब चलते हैं इस टॉपिक को। जब आप पढ़ते हो क्लास 11 में तो आपके सामने एक और इसका सब टॉपिक आता है जो है वेरिएशन ऑफ जी। मतलब ये जो जी का वैल्यू है ये किस तरह से चेंज करता है, जिसमें हम 3 फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। पहला फैक्टर होता है शेप का फैक्टर। हमारा जो अर्थ का शेप है ये लगभग जियोइड शेप में है। इसका मतलब ये है कि इसका ये जो लाइन है ये इक्वेटर होगा और ये पोल का लाइन होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे दो आपके पास रेडियस आएगा। एक आएगा इक्वेटोरियल रेडियस और एक आएगा पोलर रेडियस। तो वो दिखाई दे रहा है आपको कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो ज़्यादा है और पोलर रेडियस क्या है, कम है। तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जो जी का वैल्यू होता है वो इक्वेटर पे कम होता है और पोल पे ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए, आप जानते हो कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन होता है स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इन दोनों टर्म को कांस्टेंट मान लो तो आपके सामने ये आएगा। इसका मतलब ये है कि रेडियस जितना कम होगा जी का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, रेडियस जितना ज़्यादा होगा जी का वैल्यू उतना कम होगा। इन्वर्स रिलेशन है, मतलब इधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा, इधर घटेगा तो इधर बढ़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आप देख पा रहे हो कि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, मतलब इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होने के चलते जी का वैल्यू यहाँ पे कम दिखाई देगा। और पोल पे रेडियस क्या है, कम है। पोल पे रेडियस अगर कम हो जाता है तो जी का वैल्यू यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अगर एक पर्सन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल मूव करता है तो जी का वैल्यू में क्या चेंज होता है। रेडियस कम होगा जब आप इधर मूव कर रहे होगे, तो इधर मूव करने पे अगर रेडियस कम होगा तो ऑटोमेटिकली इस जगह पे जी का वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जी का वैल्यू कहाँ ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे या पोल पे। तो आपको याद रखना है जो जी का वैल्यू होता है वो पोल पे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होने के चलते मिनिमम हो जाता है। तो याद रखना ये फैक्ट, रेडियस बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर जो है वो है हाइट का फैक्टर। मतलब हाइट बढ़ने के साथ जी के वैल्यू में क्या बदलाव आता है। मान लीजिए कि ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस से कोई बॉडी यहाँ पे एच हाइट पे है। जब ये बॉडी एच हाइट पे होगी तो इस पॉइंट पे हमारा जो जी का वैल्यू होता है वो अलग होता है। वो क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है जी एच इक्वल्स टू, मतलब एट हाइट एच इक्वल्स टू हमारा जो जी का वैल्यू आएगा, नया वाला जो जी का वैल्यू होगा वो होगा जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। एच जो होगा वो बॉडी का हाइट होगा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ और आर जो होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। तो इस जगह से भी आपको ये पता चलता है कि ये जो है एच से हम जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी समझ पाते हैं कि जब हाइट बढ़ता है तो जी का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये चीज़ भी फैक्टर आपको याद रखना है। जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ता है जी का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है, तीसरा फैक्टर है हमारा डेप्थ का फैक्टर। मतलब कि अगर हमारा बॉडी अर्थ के सरफेस के अंदर जाने लगे तो वो डेप्थ का फैक्टर में आएगा। तो बॉडी अगर अर्थ के सरफेस पे अंदर जा रहा है तो वहाँ पे मान लीजिए कोई बॉडी डी डेप्थ तक अंदर चला गया,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी माने तो कोई बॉडी डी डेप्थ तक अंदर चला गया। अगर बॉडी डी डेप्थ तक अंदर चला गया तो इस जगह जो जी का वैल्यू होगा वो होगा जी सफिक्स डी। ठीक है, तो जी सफिक्स डी इक्वल्स टू होगा जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप जी का वैल्यू फाइंड करना चाहते हो कि ये नया वाला जी का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगा, तो नॉर्मल जो जी का वैल्यू है उसको बैठाएंगे और 1 माइनस डी मतलब कितना नीचे बॉडी गया है और बाय रेडियस ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है कि जी का वैल्यू कहाँ 0 होता है। जी का वैल्यू एक चीज़ याद रखना है आपको कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जी डी इक्वल्स टू लिखा है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। अगर हमारा डेप्थ के जगह पे हम यहाँ रेडियस बैठा देते हैं तो रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा और 1 से 1 माइनस होके यहाँ पे बन जाएगा 0 और ये 0 इस जी से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। मतलब कि जी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जब हम डेप्थ को रेडियस के इक्वल कर दिए तो हमारा जी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर हम अर्थ बनाते हैं और डेप्थ को रेडियस के इक्वल कर देते हैं तो हम पहुँच जाएंगे उसके सेंटर पे। अगर आप इतना डिस्टेंस डी कवर करते हो और ये डी रेडियस के इक्वल हो जाए तो जाहिर सी चीज़ है आप सेंटर पे पहुंचोगे और सेंटर पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि कौन सा ऑप्शन सेंटर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द। देखो बॉडी को ऊपर लेके जाओगे और जब बॉडी को आप ऊपर लेके जाओगे तो कितना ऊपर ले जाओगे, जितना अर्थ का रेडियस है उतने ऊपर ले जाओगे। तो इस एक्सप्रेशन में फिट करना होगा। इस एक्सप्रेशन में फिट करने के बाद जो है आपका वैल्यू उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए, 0 नहीं आएगा। इसके बाद चलते हैं बी नंबर में लिखा है द डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब बॉडी को इतना डेप्थ में ले जाना है कि वो जो डेप्थ है उसका वैल्यू डायमीटर का हाफ होना चाहिए। डायमीटर का हाफ का मतलब ये हुआ कि रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो जाहिर सा चीज़ है रेडियस के बराबर होने का बात कर रहे हैं, मतलब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ बैठाते हैं थर्ड नंबर में तो आपका जो वैल्यू आएगा जी का वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जब हम डायमीटर के हाफ में ले जाएंगे, मतलब रेडियस के बराबर ले जाएंगे तो जी का वैल्यू हो जाएगा 0। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या लिखा है, लिखा है द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स इज। सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स होता क्या है। जनरली हम बोल सकते हैं कि वैसा फोर्स जो कि बॉडी के सेंटर से कंसिडर किया जाता है उसको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। मतलब ये एक तरह का रेडियल फोर्स होता है जो बॉडी के सेंटर से काम करता है। जैसे आप जानते हो जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखते हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक फिगर आपने देखा होगा कि दो बॉडीज को तरह से रख करके सेंटर से उनके बीच का डिस्टेंस लिया जाता है जो कि हम मानते हैं स्मॉल आर या कैपिटल आर, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप डेरिवेशन में जो मानते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो फोर्सेज है वो सेंटर से मेजर की जा रही है। फोर्सेज जो है वो सेंटर से काम कर रहा है। अगर फोर्सेज सेंटर से काम कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं इस जगह पे कि हमारा जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। तो याद रखिएगा अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हो, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक तरह का सेंट्रल फोर्स होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर होता है, ठीक है, वो भी एक तरह का सेंट्रल फोर्स होता है। तो याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो है ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी ए नहीं बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर था 8। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है तुम्हारा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। मतलब कि अर्थ और, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लिखा हुआ है कि अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए एक होमवर्क की तरह है। आपको ये बताना है, अगर आपको इन दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस पता है, ठीक है, जो है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, अगर आपको इन दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। जो बच्चे वीडियोस को देखे हैं या जो स्टूडेंट्स वीडियोस को देखे हैं वो ज़रूर इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
कि इसका हम ऑप्शन बता देते हैं आपको, या तो इसका आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या तो इसका आंसर जो है वो आपका ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है उसे हम ग्रेविटेशन बोलते हैं या ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस पता है तो आप इसका आंसर इजीली दे दोगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका बीच का डिफरेंस समझाएंगे। ठीक है, और अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हम समझ लेंगे कि आपको ये चीज़ आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये क्या होता है ध्यान से समझेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, इस फील्ड के अंदर किसी हम एक दूसरे बॉडी को इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो उस दूसरे बॉडी को इनफाइनाइट से इस फील्ड के अंदर तक लाने में जितना वर्क किया गया है उस वर्क को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन वो जो वर्क है उसके पर यूनिट मास के लिए काउंट होगा। मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड of a body may be defined as the total amount of work done in carrying that body from infinity to that point। ठीक है, मतलब ये जो होता है ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। इसको हम V से दिखाते हैं, कैपिटल V से, और कैपिटल V से दिखाने के बाद आपको अभी डेफिनेशन में बताया कि जो हमारा वर्क होगा उसको हम पर यूनिट मास में कंसिडर करते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो उस बॉडी के पर यूनिट मास में कितना वर्क कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर लाने के लिए, उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि इसका जो है डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा। देखो, अगर आप इसका डायमेंशन निकालना चाहते हो तो डायमेंशन नाम का एक चैप्टर है आपका। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फोर्स को देखो तो फोर्स का डायमेंशन होता है m0 Lt-2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा m0 Lt0। ठीक है, और L के ऊपर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बाय में यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ सॉरी m1 होगा, mlt-2 होता है, और ये हो गया m0 L1T0। अब नीचे आ गया हमारा m। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे 1 है, ये 1 ऊपर जाके हो जाएगा -1, और जो 1 और -1 कैंसिल होके m⁻0 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिला m0 Lt-2, और यहाँ आप देख पा रहे हो डिस्प्लेसमेंट में भी एक l है और यहाँ भी एक l है, तो l और l बन के क्या बन जाएगा L⁻2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे आप देख पा रहे हो कि आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल मैच कर रहा है, जो है m0 L⁻2 और T⁻⁻2, ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन है। ठीक है, तो आई होप जो है आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डाउट जो होगा आपको क्लियर कर देंगे। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको थोड़ा सा कैपलर लॉ समझाए हैं। ठीक है, तो कैपलर लॉ के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट, मतलब कि अर्थ के चारों तरफ घूमने वाला कोई सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो ये जो है किस चीज से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो किस चीज से स्वतंत्र होगा। ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बोला है सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट होगा, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट, वो जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है, जिस पाथ पर घूम रहा है उसका जो रेडियस बनता है उससे इंडिपेंडेंट होगा। सी नंबर है दोनों से इंडिपेंडेंट होगा, या डी नंबर किसी से भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो समझते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट नंबर आपका लिखा हुआ है मास ऑफ द सैटेलाइट। केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है, सैटेलाइट के टर्म में भी अगर हम इसको यूज करते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है
तो उसका जो टाइम पीरियड है वो उसके रेडियस के, मतलब वो जो सैटेलाइट है या जो प्लैनेट है उस दूसरे प्लैनेट से कितने डिस्टेंस पे जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि इसका टाइम पीरियड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। लेकिन हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप देख पा रहे हो इस रिलेशन में हम ये देख पा रहे हैं कि मास ऑफ द सैटेलाइट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब कि 11 का जो ए नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है जो है मास ऑफ द सैटेलाइट, उसके ऊपर इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप समझ सकते थे कि इसका टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा मास ऑफ द सैटेलाइट से। जब सैटेलाइट घूमता है तो उसका जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट के मास के साथ रिलेट नहीं करता है, चाहे वो सैटेलाइट 25,000 किलो का हो, चाहे वो 36,000 किलो का सैटेलाइट हो, डिस्टेंस के ऊपर जो है उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, क्या है देखते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस पे कहाँ डिपेंड करती है, मतलब कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है। लिखा है नंबर ए मैक्सिमम एट पोल, मतलब मैक्सिमम होता है पोल पे। बी नंबर है मैक्सिमम एट इक्वेटर, फिर लिखा है मिनिमम एट पोल, और फिर लिखा इक्वल बोथ पोल एंड इक्वेटर। आपको बताया गया था ना आज लेक्चर स्टार्ट होने के शुरू में ही कि इक्वेटर पे जी का वैल्यू मिनिमम माना जाता है। रीज़न ये है रेडियस यहाँ ज़्यादा है, और जैसे ही पोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या माना जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ रेडियस क्या है, कम है। तो रेडियस कम है मतलब यहाँ जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पोल पे जो होता है वो जी का वैल्यू होता है मैक्सिमम। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 था और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका जी के रिगार्डिंग में करेक्ट नहीं है। कौन सा जी का बात हो रहा है यहाँ पे भाई, वो समझते हैं। यहाँ पे कैपिटल जी का बात हो रहा है। चलिए, तो इसी में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसका वैल्यू कौन दिया था। हम पिछले लेक्चर में शायद आपको बताए थे कि इसका वैल्यू कौन दिया था। पूरा लेक्चर देखिए, कहीं ना कहीं हम पक्का बोले होंगे कि इसका वैल्यू कौन सा साइंटिस्ट दिया था, पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। 4 लाइन लिखा है कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है हैज सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, सबसे पहले तो कैपिटल जी का वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट नाम का टॉपिक पढ़ोगे जो कि चैप्टर 1 में है, उसमें आप अलग अलग टाइप के सिस्टम पढ़ते हो, जिसमें होता है CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम। तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में आपका क्या होगा कि हमारा जो न्यूटन है वो CGS में डाइन में बदल जाता है, और जब ये डाइन में बदलेगा तो ये इस वैल्यू को भी चेंज करेगा। तो ये जो ए नंबर लिखा हुआ है कि सारे सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका वैल्यू सेम होता है, नहीं, SI सिस्टम में इसका वैल्यू इतना होता है जितना हम लिखे हैं। CGS सिस्टम में डाइन के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू चेंज करेगा, FPS सिस्टम में इसका वैल्यू चेंज करेगा। तो अब चलते हैं आगे बी नंबर में। द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ये आपका करेक्ट आंसर है कि जो जी का वैल्यू है बिल्कुल सेम होता है यूनिवर्स में। कहीं भी जाकर भी आप अगर निकालना चाहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स को तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, जो आपको पता होगा, Fg इक्वल्स टू ये m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो जी है ये हर बॉडी, कोई भी बॉडी ले ली, ये जी का वैल्यू हमेशा क्या होता है यूनिवर्स में हर जगह सेम माना जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। बाकी का 2 ऑप्शन को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा है द वैल्यू ऑफ जी वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय जोहानस केपलर। ये गलत है और आपको यही बताना है कि इसका वैल्यू कौन सा साइंटिस्ट दिया था। उसके बाद है कैपिटल जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ये कांस्टेंट है और इसके पास अपना डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी के साथ जो है
ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, पिछली बार 2 लाइक किए थे, इस बार टारगेट करते हैं 5 लाइक करने का, ठीक है। इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम जो है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा पाएंगे और एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। कमेंट करिए, कहीं डाउट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हो, जहाँ बैचेस में अभी इलास्टिसिटी कराया जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो इन दोनों में से किसी एक नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए।